हेलो बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का जो एक्सरसाइज है 7.3 उसको हल करेंगे। पीछे के वीडियो में 7.2 तक हल किया गया है। तो 7.3 क्या है हमारा? तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कब? यदि किसी त्रिभुज के तीनों नियामक हमें पता हो। मान लो जैसे ये त्रिभुज हो गया ABC और ABC के हमें नियामक पता है x1 y1 x2 y2 और मान लीजिए किसी का नियामक x3 y3 है। तब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जैसे तो मान लो कि पीछे भी क्षेत्रमिति में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन वैसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जब आधार और ऊंचाई पता हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो, तब भी हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो तुम कह सकते हो कि सर वो भी होगा कि ए बी यानी दूरी सूत्र प्रयोग करके हम ए बी निकाल ले, फिर दूरी सूत्र प्रयोग करके बी सी निकाल ले और दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए सी निकाल ले, तो तीनों भुजा हमें पता हो जाएगा। फिर हीरोन का सूत्र प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस अब लंबा हो जाएगा। तो एक और आसान यहाँ पर उपाय बताया गया है कि अगर ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक हमें पता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। हाँ, एक चीज और कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आया है तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को सिद्ध करके दिखा देंगे। इस बार हम बस अभी एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ये आया है इसको हम बता देंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो जब तीनों नियामक पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये हमारे पास सूत्र है। अब एक चीज और बताइए कि अगर ये तीनों बिंदु, त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है? 3 असंरेख बिंदुओं से। यानी अगर 3 असंरेख बिंदु होंगे तभी उनको आपस में मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है। लेकिन अगर मान लो कि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो ऐसी स्थिति में जब तीनों को हम मिलाएंगे तो एक रेखा बनती है, त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा? 0। तो एक और यहाँ पर शर्त है कि 3 बिंदुओं के संरेख होने के शर्त, कि 3 बिंदु संरेख, लिख लो कि 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त। मान लो कि यही हमारा है तीनों बिंदु ए बी सी, तो संरेख होंगे, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। तो संरेख होने के शर्त में क्या होगा कि जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 0। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र लिखा गया है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। मतलब ये गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? भागा 1/2, तो गुणा इधर आकर भागा हो गया, तो इधर बच गया हमारा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो 3 बिंदु संरेख होंगे तो इस शर्त का पालन होगा। अब प्रश्न 2 तरीका से, जब खुद संरेख हैं तो अब ये सूत्र प्रयोग होगा, लेकिन प्रश्न कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर वो खुद कह रहा है कि संरेख है तो संरेख है मतलब कि ये शर्त का पालन करेगा। तो हमारे पास अब 2 सूत्र आ गया, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र और एक संरेख होने का सूत्र। दोनों को हम यहाँ बगल में लिख देते हैं।
मान लो कि हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। ए का नियामक मान लो x1 y1, बी का नियामक x2 y2 और सी का नियामक x3 y3। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और संरेख होने का शर्त कि यदि ए बी तथा सी संरेख हैं तो संरेख हो तो समरेख होने के लिए क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यानी ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो तीन बिंदु समरेख हो तो इस शर्त का पालन करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस सूत्र से निकाला जाएगा। एक चीज और कि कुछ बच्चों को ये सूत्र याद नहीं रह पाता है, तो देखो याद करने का एक सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ बता रहे हैं कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पहले लिखना है x1। अब लाइन से इसमें 3 नियामक है, मतलब 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा उसके बाद 3, यही ना x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ x1 आ गया तो कोष्ठ में ध्यान रखो कि कोष्ठ में टोटल किसको लिखा गया है y को, और x को कहाँ लिखा गया है बाहर। तो x1 तो 1 के बाद क्या आएगा y2 और y2 2 के बाद y3 प्लस x1 के बाद x2 और 2 के बाद 3 यानी y3 और 3 के बाद देखो 3 के बाद फिर क्या आएगा 1 तो y1 प्लस फिर x1 हो गया x2 हो गया तब क्या बच गया x3। 3 के बाद कौन आएगा 1, अंदर में कौन लिखना है y को और बाहर किसको लिखना है x को, तो अंदर में y तो 3 के बाद 1 मतलब y1 और y1 के बाद y2। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। x1 1 के बाद y2 y2 के बाद y3 फिर x1 के बाद x2 x2 के बाद y3 y3 के बाद y1 फिर यहाँ x2 है तो x2 के बाद x3 3 के बाद कौन आएगा y1 y2। नहीं तो एक तरीका और है निकाल याद रखने का, ये नंबर याद रख लो 123 231 और 312 ये x का है और बाकी y का है, पहले x और फिर बाद में y। तो x1 के बाद y2 माइनस y3 फिर x2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस इसके बाद x3 और x3 के बाद y1 माइनस y2 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्देशांक है तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार त्रिभुज इसमें भी हो सकता है, त्रिभुज इस पाद में भी हो सकता है, तृतीय पाद में भी और चतुर्थ पाद में भी, या प्रथम और चतुर्थ ऐसे भी करके रह सकता है। तो ये तो कि निर्देशांक चारों को निर्देशांक होते हैं वो चारों पाद के लिए होते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जब हम निर्देशांक प्लस माइनस में रखेंगे, क्योंकि निर्देशांक तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, उस समय जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो निगेटिव ही आ सकता है। तो निगेटिव को खत्म करने के लिए यहाँ पर मॉड का साइन दिया जाता है। अब मॉड क्या है, तो मॉड के ऐसा है कि मॉड एक है कि जो अपने अंदर रखी राशि को अगर निगेटिव होगा तभी मॉड से बाहर निकालने पर पॉजिटिव होगा, अगर अंदर पॉजिटिव भी है तो फिर बाहर पॉजिटिव ही होगा। मतलब हुआ कि मॉड -3 आ गया तो मॉड को हटाओगे तो +3 ही देगा, और मॉड में 3 होगा तभी ये क्या देगा प्लस देगा। यानी मॉड हर हालत में अपने अंदर रखी संख्या को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो चूंकि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा क्षेत्रफल निकालते समय मॉड का साइन दे दिया जाता है, ताकि प्लस में होगा तभी संख्या क्षेत्रफल प्लस में आएगा, और अगर माइनस में होगा तभी क्षेत्रफल प्लस में आएगा, क्योंकि मॉड माइनस को खत्म कर देगा। अब आइए इन सूत्रों का हम प्रयोग करके
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कि पहला जो प्रश्न दिया गया है 7.3 के प्रश्न नंबर 1 का 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका हमें नियामक पता है। मान लीजिए कि हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी। नियामक दिया गया है 2, 3। बी का नियामक दिया गया है -1, 0 और सी का नियामक दिया गया है 2, -4। मान लो कि हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। मान लो कि a को हम मान रहे हैं x1 y1, जो कि x1 y1 कितना दिया गया है 2, 3। ए वाला पॉइंट के नियामक है 2, 3। बी को मान लो x2 y2, बी को x2 y2 जो कि नियामक दिया गया है -1, 0। सी को मान लो x3 y3 और सी का नियामक दिया गया है 2, -4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र बताया गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब बता रहे थे कि मोड लिख लेना है, ताकि अगर पॉजिटिव आएगा तब भी वो क्या होगा पॉजिटिव, और निगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव, और नहीं तो अंत में भी तुम मोड का साइन दे करके निगेटिव साइन को हटा सकते हो। चलो अंत में ही दे देंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो मोड लगा देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सूत्र हमारा है x1, 1 के बाद कोष्ठ में कौन आने वाला है y, तो 1, 1 के बाद 2, तो y2 और 2 के बाद 3, y3। x1 के बाद x2, तो 2 है तो 2 के बाद 3, तो यानी अंदर कौन आने वाला है y, तो ये हो गया y3 - y1 प्लस x2 के बाद x3, 3 के बाद 1, लेकिन कौन, तो y के रूप में, तो y1 - y1 के बाद y2। अब सब मान यहाँ सेट कर लो। 1/2 x1, देखो पहला x1 है, x1 का मान 2 है। फिर इसके बाद y2 और y2 का मान 0 -y3, y3 का मान -4 है, ये माइनस तो +4 हो जाएगा, प्लस x2 और x2 का मान कितना है देखो -1, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस -1। इसके बाद y3 का मान कितना है -4 -y1 और y1 का मान 3 प्लस x3 का मान है 2, फिर y1, तो ये हो गया y1, बाद में इसका मान 3 है, -y2 और y2 जिसका मान 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा, कोई मात्रक नहीं दिया गया है तो वर्ग इकाई लिख लो। मीटर में होता तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ निर्देशांक बिंदु दिया गया है, कोई मात्रक नहीं दिया गया है तो वर्ग इकाई। अब इसको हल कर लो। 1/2, 4 में 0 जोड़ा गया तो 4, 4 दूनी 8, -4 या -3, -7 में माइनस से गुणा हुआ तो माइनस प्लस 4, 3, 7 में 1 से गुणा हुआ 7 प्लस, फिर यहाँ देख लो +2 है, ये 3 में से 0 गया 3, 3 दूनी 6 वर्ग इकाई। अब 1/2 ये हो गया 8, 7, 15, 6, 21 वर्ग इकाई। अब देख लो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमें मोड की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 21 वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई। अब ऐसे सोचो, ये तो हो गया। अब थोड़ी देर ये मान लो कि ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता, तो ऐसी स्थिति में 1/2 ये 8 जेव कहते हैं, 7 6 13 वर्ग इकाई। ये हो गया 8, 1/2। अब 8 में से 13 गया तो -5, तो माइनस आ रहे हैं तो यहाँ मोड का साइन दे देंगे, -5 वर्ग इकाई। ये हो गया 1/2। अब मोड से बाहर निकलेगा तो राशि कितनी हो जाएगी प्लस ही हो जाएगी, माइनस है तो प्लस और प्लस भी होगा तब भी प्लस। तो ऐसी स्थिति में कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 5/2 वर्ग इकाई। तो अगर निगेटिव आ रहा है तो इस तरह से मोड लगाकर उसको हटाया जाता है। अभी इसका हल आया हुआ था कितना 1/2, 8, 7, 15 और 6 21 वर्ग इकाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है इसी का
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका नियामक दिया गया है ये हमारा -5 -1 और बी नियामक पता है 3 -5 और सी नियामक पता है 5 2 5, 2। चलो ए का नियामक अब हमारा हो गया कितना -5, -1। बी का नियामक हो गया 3, -5 और सी का नियामक हो गया 5, 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। अब इसमें सब मान सेट कर लो 1/2 x1 का मान कितना है -5। फिर चाहिए y2 और y2 का मान कितना है y2 बाद में है तो बाद वाला मान -5 -y3 और y3 का मान कितना है 2 प्लस x2 और x2 का मान 3 y3 का मान 2 -y1 और y1 का मान -1 है तो माइनस माइनस +1 प्लस x3 का मान 5 y1 का मान कितना है -5 माइनस y2 और y2 का मान है एक सेकंड y1 का मान यहाँ -1 है y1 का मान -1 और y2 का मान -5 तो ये माइनस है एक सूत्र में माइनस तो ये हो गया प्लस 5 वर्ग। अब यहाँ पर इकाई अब इसको हल कर लो 1/2 -5 जो कहते हैं कोष्ठ के मतलब गुणा -5 या -2 -7 प्लस 3 कोष्ठ के मतलब गुणा 2 आए 3 प्लस 5 कोष्ठ का मतलब गुणा 5 में से गया 4 वर्ग इकाई। ये हो गया 1/2 गुणा करो माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस तितरी का 9 प्लस पंचऊ का 20 वर्ग इकाई। ये हो गया 1/2 20 जोड़ लो 0 9 9 9 5 14 2 1 3 3 6 64 वर्ग इकाई। अब से जोड़ लो 0 9 9 9 5 14 2 1 3 3 6 64 1/2 ये पॉजिटिव है तो मोड अब नहीं लगाना है निगेटिव होता तो मोड लगाते ये पॉजिटिव है तो मोड नहीं लगाना है। अब ये हो गया गुणा 64 वर्ग इकाई 32 दूनी 64 तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 32 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इससे एक रिलेटिव और प्रश्न होता है कि संरेख के लिए तो अगला प्रश्न है देख लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि 7 - 2 फिर 5 1 और 3 के 3 बिंदु हैं तो कह रहा है कि के का ऐसा मान ज्ञात करे ताकि ये बिंदु संरेख हो। संरेख का मतलब हुआ कि एक लाइन में हो। मान लो कि हमारा बिंदु ए ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। ए मान लो कि कितना है 7 - 2 ऐसे कोई भी नियामक मान सकते हो आगे पीछे। बी का नियामक 5, 1 और सी का नियामक 3, के। तो कह रहा है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि ए बी सी क्या हो संरेख हो। तभी हम लोग सूत्र पढ़े कि 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यहाँ लिखो चूंकि ए मान लो कि ए के लिए हम माना है कि x1 y1 जो कि नियामक कितना दिया गया है 7, -2। अगला बी को हम मान रहे हैं कि हमारा है x2 y2 तो बी का नियामक कितना है 5, 1 और सी को मान लो कि वह है x3 y3 जो कि सी का नियामक कितना है 3, के। तो कह रहा है कि के का मान ज्ञात करे जब ए बी तथा सी संरेख हो। यहाँ लिखो चूंकि ए बी तथा सी संरेख हैं इसलिए तो बताया गया 3 बिंदु संरेख होते हैं तब x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का मान कितना होता है 0 होता है कि 3 बिंदु संरेख होने का शर्त है कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 होना चाहिए। तो ये जब संरेख है तो इनका वैल्यू 0 होगा। अब सब मान सेट करो यहाँ पर पहले x1 तो देखो x1 का मान 7 y2 का मान 1 माइनस y3 और y3 का मान है k
प्लस x2 देखो x2 का मान 5, इसके बाद y3 y3 का मान k माइनस y1 का मान है -2, तो ये माइनस माइनस +2 प्लस x3 का मान 3 y1 देखो y1 का मान है -2 माइनस y2 और y2 का मान 1 बराबर 0। y2 का मान 1। अब इसको हल कर लो। 7 में 1 से गुणा हुआ 7 माइनस 7 में k से गुणा हुआ 7 के प्लस 5 में k से गुणा हुआ 5 के प्लस 5 दूनी 10। अब ये हो गया कि -2 और -1 -3 में जब 3 से गुणा हुआ तो तितरी क्या 9 बराबर 0। अब k को एक तरफ जोड़ो एक साथ और अंक को एक साथ, तो 5 के में से 7 के घट गया तो -2 के अंक एक जगह जोड़ो 7 और 10 17 में से 9 गया 8 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ देख लो 10 में से 9 गया 1 1 है 7 8, तो -2 के बराबर ये प्लस है तो -8 माइनस माइनस कट गया के बराबर 8 बाटा 2 2 चौका 8 यानी के का मान 4। यही हमारा उत्तर हो गया कि जब के के स्थान पर जब हम 4 रखेंगे तो जो त्रिभुज बनने वाला है उसका क्षेत्रफल 0 होगा। 0 होगा मतलब कि तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को हल कर सकते हैं। इसमें एक और पार्ट दिया गया है जिसमें दिया गया है कि ए का नियामक है 8,1 और बी का नियामक है k-4 और सी का नियामक है 2 -5। तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें जब तीनों बिंदु संरेख हो। तो बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं, बस नियामक को क्या करना है चेंज करना है, उसके बाद k का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि कह रहे हैं कि 0 -1 2 1 और 0 3 से बनने वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु। प्रश्न दिया गया है कि शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी मान लो के बी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु ई और एसी का मध्य बिंदु एफ। तो कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनने वाले हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब डी ई एफ का और बड़े त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो पहले तो हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके तीनों नियामक पता है, तो आसानी से इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किंतु डी ई एफ का क्षेत्रफल अभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तो इसी का किसी का भी नियामक ही नहीं पता है। तो पहला हमारा काम है कि तीनों बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो देखो ये नियामक निकालने के लिए कि डी ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, जो ए बी डी है जो ए बी का मध्य बिंदु है, ये ए है ये बी, ए का नियामक 0 -1 और बी का नियामक है 2 1, इसके मध्य बिंदु क्या है डी है। याद करो पीछे चैप्टर 7.2 में आप लोगों को ये बताया गया कि मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकाला जाता है। तो मध्य बिंदु के नियामक के लिए हम सूत्र बता रहे थे कि x1 + x2 बाटा 2 और y1 + y2 बाटा 2, मतलब दोनों x नियामक के जोड़ बाटा 2 और y नियामक के जोड़ बाटा 2। तो जोड़ो 0 और 2 में 2 से भागा हुआ 1 -1 में 1 जोड़ोगे तो 0 0 में 2 से भागा करोगे तो 0, यानी इस बार निकाल कर दिखा देते हैं उसके बाद डायरेक्ट लिखा जाएगा कि दोनों नियामक के जोड़ यानी 0 + 2 बाटा 2 x1 + x2 बाटा 2 और अगला y1 + y2 बाटा 2। तो y1 कितना है -1 और y2 कितना है +1 बाटा 2। ये तो एक एक कट गया, यहाँ जी 2 0 2 में 2 से भागा हुआ 1 0 में 2 से भागा हुआ तो 0, यानी डी का नियामक निकल कर आ गया हमारा 1 0। उसी प्रकार से BC का मध्य बिंदु E है, तो जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए सीधे x नियामक को जोड़कर आधा करके लिखो और y नियामक को जोड़ करके आधा करके लिखो। तो 2 0 2 2 के आधा 1 1 3 4 4 के आधा 2, फिर f का नियामक निकाल लो। तो AC का भी मध्य बिंदु f है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाओ 0 + 0 बाटा 2 यानी 0
-1 और +3, -1 +3 अब बाटा 2, तो 3 में से 1 गया 2 अब बाटा 2, तो 2 2 कट कर 1। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलो निकाल लो, पहले त्रिभुज एबीसी में चलो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लिखवाया गया 1/2 x1, उसके बाद 1 के बाद 2 y2 और y2 के बाद y3 प्लस x1 है तो x2 x2 2 के बाद 3 y3 और 3 के बाद 1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकाल लो x1 y1 x2 y2। तो पहले हम चल रहे हैं त्रिभुज एबीसी में। एबीसी के लिए मान है कि हमारा है x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। मान सेट करो 1/2 x1, तो देखो x1 का मान कितना है 0, उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 का मान 1 और y3 का मान 3, तो 1 माइनस 3 प्लस x2 का मान कितना है 2, उसके बाद y3 का मान 3 माइनस y1 और y1 का मान -1 है, ये हो गया +1 प्लस x3 का मान कितना है 0, उसके बाद y1 और y1 का मान -1 माइनस y2 और y2 का मान 1 वर्ग इकाई। हल कर लो 1/2। अब तो ये 0 से गुणा होने वाला है, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 3 1 4 4 दूनी 8 प्लस इसमें भी 0 से गुणा होने वाला है, तो हो गया 0 वर्ग इकाई। 1/2 8 0 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 2 चौका 8 वर्ग इकाई। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया कितना 4 वर्ग इकाई, इसका निकल गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज डीईएफ का। अब निकालो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो सूत्र यहीं से सेट कर लेंगे 1/2, उसके बाद x1, तो मान लो कि हमारा है x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3, क्योंकि हमें किस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए डीईएफ का। तो डी के लिए मान लो x1 y1 और ई मान लेते हैं x2 y2 और एफ को मान लेते हैं x3 y3। ऐसे किसी को भी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 माना जा सकता है, उससे क्षेत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो मान सेट करो पहले x1, तो देखो x1 का मान कितना है 1, उसके बाद चाहिए y2, तो देखो y2 का मान 2 माइनस y3 और y3 का मान 1 प्लस इसके बाद हमें चाहिए क्या x2, तो x2 का मान 1 y3 माइनस y1, तो y3 का मान 1 और y1 का मान 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना है यहाँ पर x3 का मान 0, इसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 का मान 0 y2 का मान 2, तो 0 माइनस 2 वर्ग इकाई। अब हल कर लो, तो 1/2 2 में से 1 गया 1 1 में 1 से गुणा हुआ 1 प्लस 1 में से 0 गया 1 1 में 1 से गुणा हुआ 1, इसमें 0 से गुणा हो रहा है तो 0 वर्ग इकाई। ये हो गया 1/2 1 का 1 2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट गया वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 1 वर्ग इकाई। अब पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले कौन है देख लो, दिए हुए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। हमें दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया 4 बाटा डी ई एफ का क्षेत्रफल 1, तो अनुपात कितना आ गया 4:1। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि एक चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है,
पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया कि जब भी चतुर्भुज का शीर्ष लिखना होता है तो एक नियमित क्रम में लिखा जाता है, या तो आप घड़ी के दिशा में लिखो या तो घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब क्रम से ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ऐसा नहीं कि या बी उसके बाद यहाँ लिख दे फिर यहाँ लिख दे तो गलत हो जाएगा। चतुर्भुज के शीर्ष हमेशा क्रम में लिखे जाते हैं। तो कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि AC को मिला देते हैं। अब ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। यहाँ पर देख लो ABC, एक हो गया ACD। तो क्या हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पिछले प्रश्न में हम लोग देखे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज ABC में चलेंगे तो तीनों नियामक पता है, तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर एक बार चलेंगे त्रिभुज ACD में, जिसके तीनों नियामक पता है, तो फिर इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलो बारी बारी से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। अब x1 y1 मानना है तो कौन चाहिए? A B C। तो चलो A को मान रहे हैं हम कि x1 y1, B को मान लो x2 y2 और C को मान लो x3 y3। सब मान सेट कर लो। 1/2 पहले x1, तो देखो x1 का मान कितना? -4। उसके बाद y2 का मान -5 माइनस y3 और y3 का मान -2, तो माइनस है तो +2 हो जाएगा, प्लस x2 और x2 का मान कितना है? -3 x2 हो गया। अब y3 का मान -2 माइनस y1 और y1 का मान -2, तो ये हो गया +2 प्लस x3 का मान 3 y1 का मान -2 माइनस y2 और y2 का मान -5, तो ये हो गया +5 वर्ग इकाई। अब हल कर लो। 1/2 -4 गुणे 2 में से 5 गया -3 प्लस माइनस -3 गुणे, ये तो 2 कट गया तो 0 प्लस 3 गुणे 5 में से 2 गया 3 वर्ग इकाई। ये हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस चढ़ती यही 12 माइनस 3 में 0 से गुणा हुआ 0 प्लस तितरी का ये हमारा 3 है, तो तितरी का 9 वर्ग इकाई। ये हो गया 1/2 12 9 21, तो गुणे 21 वर्ग इकाई, यानी 21 में 1 से गुणा हुआ तो 21/2 वर्ग इकाई। ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 21/2। अब निकालना है ACD का। ACD को तो इसको मान लो कि x1 y1, इसको मान लो ये x2 y2 और इसको मान लो अब x3 y3। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। फिर क्या चाहिए? x1, तो देखो x1 का मान कितना है? -4, तो -4। उसके बाद y2, तो y2 का मान कितना है? 3 माइनस y3 और y3 का मान -2, तो ये माइनस +2 हो गया क्योंकि पहले से एक माइनस है, एक नियामक में माइनस है, प्लस x2 का मान कितना है? 2। फिर चाहिए अब y3 माइनस y1, तो y3 देखो कितना है? -2, तो -2 माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस अब क्या चाहिए? x3, तो x3 का मान कितना है? 3। x3 के बाद y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? -2 माइनस y2, तो y2 का मान कितना है? 3 वर्ग इकाई। अब हल कर लो। 1/2 -4 या गुणे 3 या 2 5 प्लस 2 गुणे तो 2 कट गया तो 0 प्लस 3 गुणे -2 -3 -5 वर्ग इकाई।
ये हो गया 1/2 पंचौ का 20 -20 प्लस 2 में 0 से गुणा हुआ 0 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 वर्ग इकाई। तो हो गया 1/2। अब देखो इसको हल करो तो -20 -15 -35। तो हम बता रहे थे कि जैसे ही माइनस में आएगा तो उसको मोड में लिखा जाएगा, वर्ग इकाई मोड में। अब बताया गया कि मोड क्या करता है कि अपने अंदर की राशि अगर पॉजिटिव होगी तभी बाहर पॉजिटिव देगा, और अंदर निगेटिव होगा तभी बाहर पॉजिटिव देगा। तो ये निगेटिव है तो बाहर निकल कर फिर ये पॉजिटिव हो गया 35 वर्ग इकाई। ये हो गया 35/2 वर्ग इकाई। हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। पहला का कितना आया है 21/2 प्लस दूसरा का 35/2, 35/2 वर्ग इकाई। ये समहर है तो सीधे जोड़ लो, 5 1 6 3 2 5 56/2 2 वर्ग इकाई। 28 दूनी 56 यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 28 वर्ग इकाई। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज जिनके शीर्षों के नियामक 4 -6 3 -2 और 5 2 हैं, तो कह रहा है कि इससे ए से एक माध्यिका खींची गई है। तो माध्यिका क्या होती है कि माध्यिका वह रेखा होती है जो आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो मान लो कि हमारा पॉइंट हो गया डी, यानी तब जब एडी आधार को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, इसका मतलब है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। ऐसे 9th क्लास में परिमेय था कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती हैं। वही प्रश्न में दिया है। अब कह रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के सहायता से सिद्ध करो कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो सबसे पहले तो यदि माध्यिका है, माध्यिका का मतलब है कि आधार को दो बराबर भागों में बांट रही है। बराबर भाग का अर्थ हुआ कि तब डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो पहले डी का नियामक निकाल लो। तो पीछे बताया गया कि मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए एक्स नियामक के जोड़कर आधार लिखो। तो 3 और 5 8, 8 के आधा 4। अब वाई नियामक को जोड़ो तो -2 और +2 तो 0 हो गया, 0 के आधा 0। अब कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो चलो निकालो त्रिभुज ए बी डी का। देखो तो तीनों नियामक पता है ना, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। पुनः त्रिभुज अगर एसीडी में बात की जाए तो इसके भी तीनों नियामक पता है, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस हमें दिखाना है कि ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये दोनों क्षेत्रफल अवश्य ही बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आएगा इसका मतलब कि कैलकुलेशन कहीं पर गलत है। तो पहले त्रिभुज एबीडी में चलो, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार सूत्र लिखवाया गया कि x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। अब 1/2 बात हो रहा है एबीडी का। तो ये ए है, इसको मान लो क्या है कि ये है हमारा x1 y1, और बी तो बी को मान लो कि ये है x2 y2, और एक डी चाहिए तो इसको मान लो कि ये है x3 y3। समान उठाकर सेट करो 1/2 x1। तो देखो x1 का मान कितना है 4, y2 का मान -2 माइनस y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान -6, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। x3 का मान 4 y1 का मान -6 माइनस y2, और y2 का मान -2 है, ये माइनस +2 वर्ग इकाई। अब हल कर लो 1/2 ये हो गया 4 गुणे, कोष्ठ का मतलब गुणा, -2 में से -0 गया तो -2 प्लस 3 6 में 0 जोड़ा गया तो 6 प्लस 4 गुणे, कोष्ठ का मतलब गुणा, 2 में से 6 गया -4 वर्ग इकाई।
1 बाटा 2, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 प्लस 36 18 माइनस प्लस और माइनस माइनस 4 चौका 16 वर्ग इकाई। ये हो गया 1 बाटा 2, माइनस को एक जगह जोड़ लो तो 16 और 8 माइनस 24, 18 में से 24 गया तो माइनस 6, तो माइनस में आ रहा है तो मॉड लिख लो वर्ग इकाई। देख लो माइनस को एक जगह जोड़ लो तो माइनस 16 माइनस 8 माइनस 24 हो गया। माइनस 24 में किसको जोड़ना है? 18 को, तो 18 में से 24 गया तो माइनस 6, तो माइनस आ रहे हैं तो मॉड में लिख लो। अब 1 बाटा 2 मॉड बताया गया कि मॉड की राशि बाहर निकलकर प्लस में हो जाती है, तो 6 वर्ग इकाई। ये हो गया 2 3 6, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 वर्ग इकाई। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई आना चाहिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मान लो x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2, और ये मान लो x3 y3। अब उसका क्षेत्रफल निकालो, तो उसका नाम रख लो त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बाटा 2, यहीं से सूत्र सेट कर लो x1, तो देखो x1 का मान 4, तो 4। इसके बाद y2 का मान 2 माइनस y3, और y3 का मान है 0 प्लस x2 का मान 5, x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 0 और y1 कितना है? माइनस 6 है, तो 0 माइनस और माइनस तो प्लस 6। इसके बाद x3, तो x3 का मान 4। अब चाहिए y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस 6, और y2 का मान y2 कितना है? 2 है वर्ग इकाई। 1 बाटा 2, 2 में से 0 गया, 2 2 चौका 8 प्लस 6 0 6 6 5 30। अब ये हो गया माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8, माइनस 8 में जब प्लस 4 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, और चौका 32 वर्ग इकाई। ये हो गया 1 बाटा 2, 30 8 38, 38 में से 32 चला गया, घट गया, 30 8 38 में से 32 घट गया तो 6 वर्ग इकाई। ये हो गया 1 बाटा 2, 1 बाटा 2 गुणे 6, तो 2 3 6 वर्ग इकाई। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 वर्ग इकाई। मतलब कि तब दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, यही तो सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। कितना आ रहे हैं? 3 वर्ग इकाई। तो यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि जो माध्यिका है वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 5 को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज के परिकेंद्र का नियामक ज्ञात करें। त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता है, तो परिकेंद्रक का नियामक निकालना है। तो परिकेंद्रक क्या है? तो इससे पहले हम जान लें कि परिवृत्त क्या है। तो परिवृत्त कि वैसा वृत्त जिसके वैसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए जाता है उसे हम परिवृत्त कहते हैं, और उस परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्रक कहते हैं। परिकेंद्रक परिवृत्त क्या है? कि वैसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए या स्पर्श करते हुए जाता है उसे हम परिवृत्त कहते हैं, और परिवृत्त का जो केंद्र होगा उसी को परिकेंद्रक कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखो कि अगर यहाँ से केंद्र से इसको मिलाए, शीर्ष को यहाँ से मिलाए, यहाँ से मिलाए, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि पर जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो तीनों त्रिज्या है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो परिकेंद्रक होगा, मान लो कि यहाँ पर है, तो शीर्षों से समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ का मतलब कि तीनों दूरी आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि केंद्र से परिधि पर जो जाने वाली रेखा होती है वो त्रिज्या होती है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो तीनों आपस में बराबर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये ABC है तो OA बराबर OB बराबर OC। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि इसका परिकेंद्रक मान ले O, तो OA बराबर OB बराबर OC होगा। तो कह रहे हैं कि परिकेंद्रक का नियामक ज्ञात करें। तो मान लेते हैं
कि परिकेंद्रक का जो नियामक है वो हमारा है x, y। तो जब ये परिकेंद्र है तो पता है कि OA, OB और OC तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि O परिकेंद्रक हैं, O परिकेंद्रक हैं, इसलिए OA बराबर OB बराबर OC। क्यों? क्योंकि बताया गया कि जो परिकेंद्रक होता है वो शीर्ष से समदूरस्थ होता है। तो जब तीन दूरी आपस में बराबर हैं तो इसका वर्ग भी आपस में बराबर होगा। अब क्यों हम वर्ग कर रहे हैं? क्योंकि अब OA मतलब कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र यहाँ लगाना होगा। और दूरी सूत्र अंदर रूट में होता है, तो यहाँ वर्ग कर देते हैं ताकि रूट वाली समस्या खत्म हो जाए। अब ये हो गया। अब प्रयोग कर लो OA मतलब OA के बीच की दूरी, तो हम बता रहे थे कि पहला माइनस पहला के वर्ग प्लस दूसरा माइनस दूसरा के वर्ग, यानी OA के लिए क्या होगा, OA x माइनस 8 y माइनस 6, x माइनस 8 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग। अब OB, तो OB के लिए होगा x माइनस 8 y प्लस 2 का वर्ग, x माइनस 8 का वर्ग प्लस y माइनस, तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, बराबर OC। तो अब OC ये हो गया पहला माइनस पहला का वर्ग, यानी x माइनस 2 का वर्ग प्लस y दूसरा y माइनस, तो प्लस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग। अब यहाँ पर देखो कि तीन राशि आपस में बराबर है, तो किसी दो को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो एक कर रहे हैं पहला पद एवं दूसरा पद, प्रथम पद एवं द्वितीय पद से, द्वितीय पद से। तो पहला हमारा है x माइनस 8 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग, दूसरा x माइनस 8 का वर्ग प्लस y प्लस 2 का वर्ग। तो x माइनस 8 सेम है तो कट गया। अब स्क्वायर तोड़ लो यहाँ पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 6 का 36 माइनस 2ab, 6 दूनी 12y, ये भी वर्ग है तोड़ लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, बी स्क्वायर दो दूनी का 4 प्लस 2ab दो दूनी का 4y, y स्क्वायर कट गया। अब y को एक और कर लो, अंकों को एक और, तो माइनस 12y, ये प्लस है तो माइनस 4y बराबर 4, ये प्लस है तो माइनस 36, माइनस 12 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस के क्रिया जोड़ के 12 4 16y, 4 में से 36 घट गया माइनस 32, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 32 से गुणा है तो इधर आकर भागा, 16 दूनी 32, y का मान निकल गया कितना 2। अब जैसे हम एक बार बराबर किए थे प्रथम द्वितीय पद, तो एक बार और बराबर कर लो, कौन, द्वितीय एवं तृतीय पद से। पुनः द्वितीय एवं तृतीय पद से, यानी दूसरे और तीसरे पद से। तो दूसरा पद है x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर तीसरा पद, तो ये तीसरा पद है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर दोनों में सेम है, कट गया। अब यहाँ हल कर लो, तोड़ लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 8 64 माइनस 2ab, 8 दूनी 16 है x बराबर, ये भी बच गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर दो दूनी का 4 माइनस 2ab दो दूनी का 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब x को एक और करो, माइनस 16 है x, अब माइनस है तो प्लस 4x बराबर 4, ये प्लस है तो माइनस 64, 4 में से 16 घट गया तो माइनस 12 है x, 4 में से 64 घट गया माइनस 60, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 60 या बाटा 12, 12 पचे 60, x का मान कितना आ गया 5। तो हमें ओ का नियामक निकालना है, क्या लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं ओ का नियामक। तो ओ का नियामक हम लोग क्या माने हैं, x कामा y, तो x का मान कितना आ गया 5 और y का मान 2।
तो यही हमारा जो O है परिकेंद्रक, उसका नियामक हो गया 5, 2। इस प्रकार से हम निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्रयोग करके अगर किसी त्रिभुज के तीनों नियामक पता हैं तो उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 7.3 प्रश्न एक्सरसाइज का प्रश्न खत्म हो गया। हाँ, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हम चाहेंगे कि अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और इसी प्रकार हमें वीडियो आगे की तरफ डालते रहें। यहाँ इस चैनल पर 10, 11 और 12 क्लास के मैथ और साइंस के वीडियो लगातार डाले जा रहे हैं और आगे भी डाले जाएंगे, ताकि ये चैप्टर वाइज हमेशा लगातार ये कंटिन्यूअस चलता रहे। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।